हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शनल बैक ईयर आंसर फ्रेमिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 11 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 12 है। इसमें हम देखेंगे यूपीएससी ने 2014 में एंशिएंट इंडिया में किस प्रकार का प्रश्न पूछा और उसे आपको किस तरीके से लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न इतिहास वैकल्पिक विषय प्राचीन भारत का है। 2014 में पूछा गया 20 नंबर का, अर्थात आपसे 300 शब्दों में लिखने की बात की गई। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को देखेंगे, इसे इनकोड करेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर हमें कैसे लिखना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इतना बड़ा प्रश्न आपके सामने है। खैर, है प्रश्न काफ़ी सरल। तो प्रश्न है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसा के मध्य भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न कला शैलियों के विकास का आलोचनात्मक पुनरीक्षण कीजिए तथा उनके विकास के लिए उत्तरदायी सामाजिक व धार्मिक कारणों का मूल्यांकन कीजिए। क्लियर? आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये जो प्रश्न है वास्तव में क्या काफ़ी बड़ा है। तो बिल्कुल भी नहीं। पहले हम इसे इनकोड करेंगे और फिर हम इसे अरेंज करेंगे। आप लोगों के मन में लग रहा होगा अरेंज करेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, ये अरेंज नहीं है, और जब तक ये अरेंज नहीं होगा तब तक आप इस प्रश्न को अच्छे शब्दों में और अच्छे ढंग से नहीं लिख सकते। कैसे? अभी देखिए। प्रश्न आपसे कह रहा है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। कई सारे स्टूडेंट्स को ये वर्ड समझ में नहीं आते। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरी सदी ईसवी, इसका क्या मतलब? तो देखिए, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब होता है कि 200 क्या बीसी। क्लियर? फिर है तीसरी शताब्दी एडी, अर्थात 300 क्या एडी। अब आप लोगों में लग रहा होगा कि ये कैसा मतलब बीसी और एडी का। तो बीसी और एडी का मतलब ये है कि ये कह रहा है मौर्य के बाद और गुप्त के पहले तक, अर्थात मौर्योत्तर काल के जो विभिन्न कला शैलियाँ डेवलप हुई उनका आप आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आपको पता है ना कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन होता है 184 ईसा पूर्व में, उसके बाद किसका निर्माण होता है? उसके बाद निर्माण होता है मौर्योत्तर का, जिसमें कई सारे वंश आप देखोगे, शुंग देखोगे, कण्व देखोगे, आंध्र देखोगे, कनिष्क देखोगे, सातवां, ये सारे देखते हो आप। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे आप बताना है, उनकी हॉलिस्टिक पूरी जो कला की डेवलपमेंट है। और ऐसे प्रश्न बहुत बार यूपीएससी ने पूछा है कि आप ये बताइए कि मौर्योत्तर काल की कला की अभिव्यक्ति गुप्त काल की प्रारंभिक अवस्था थी। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 200 बीसी से लेकर 300 एडी का मतलब ही है मौर्योत्तर काल। इतना क्लियर हो गया? अब कैसे मतलब है, ये हम अपनी एंशिएंट इंडिया की सीरीज जब शुरू करेंगे तो वहाँ पे कंप्लीट करेंगे, जो कि हमारी 1 मार्च से शुरू होगी। क्लियर? फिर आप देखिए, आपसे क्या कह रहा है कि इनमें जो विभिन्न कला की शैलियाँ थीं। विभिन्न कला शैलियों का क्या मतलब? आप पढ़ते हो ना कि इसी टाइम पीरियड पे आपको गांधार मिलेगी, मथुरा मिलेगी, अमरावती मिलेगी, शुंग कला मिलेगी। ये कई प्रकार की आर्ट शैलियाँ मिलती हैं। क्लियर? तो इन्हीं आर्ट शैलियों के डेवलपमेंट को आप बताएं और उनका आलोचनात्मक पुनरीक्षण कीजिए। ये बड़ी एक दुविधाग्रस्त स्थिति होती है एस्पायरेंट के सामने कि उसमें हम आलोचना कैसे करें, गांधार मूर्तिकला की आलोचना कैसे करें, मथुरा की कैसे करें और अमरावती की कैसे करें। तो अभी हम देखेंगे। फिर आपसे क्या पूछ रहा है? तथा उनके विकास के लिए उत्तरदायी सामाजिक व धार्मिक कारणों का मूल्यांकन भी करें। समझ रहे हो? अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो सकता है एस्पायरेंट के अंदर कि हम पहले इतना यहाँ तक ये बता दें उत्तर कि कैसे विभिन्न कला शैलियों के विकास का आलोचनात्मक है, और फिर अगले पैरा से बता दें कि उनके विकास के लिए उत्तरदायी सामाजिक व धार्मिक कारण का मूल्यांकन क्या है। तो आप ऐसी गलती मत करें। क्यों? ऐसी गलती जब आप करते हो तो होता क्या है कि आपका प्रश्न 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जबकि आपको अपने प्रश्न को डिवाइड नहीं करना है। क्यों? अब आप सोचिए कि वास्तव में उस समय जो विभिन्न कला शैलियाँ डेवलप हुई तो उनके पीछे का मुख्य कारण क्या था? उनके पीछे का मुख्य कारण था सामाजिक और धार्मिक। क्लियर? तो आप क्या कर सकते हो, आप ये बताओ कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मौर्योत्तर काल में किस प्रकार सामाजिक व्यवस्थाएं, किस प्रकार धार्मिक व्यवस्थाओं ने
विभिन्न कला शैलियों को जन्म दिया। समझ गए? मतलब आप ये बताओ कि सामाजिक रीजन कौन से थे, धार्मिक रीजन कौन से थे, और इन दोनों रीजन ने मिलकर कैसे विभिन्न कला शैलियों को डेवलप किया। और जब आप इनके डेवलपमेंट को बता दें, ठीक, तब आप आलोचना कर दें इन डेवलपमेंट के साथ में ही इन कला शैलियों का भी और इन सामाजिक और धार्मिक कारणों का भी। क्लियर? तो ये आपका उत्तर अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए अब हम इसको इनकोड करते हैं और देखते हैं और फिर इसके पूरे उत्तर फ्रेम को समझेंगे ताकि आपके अंदर की सारी कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो जैसा मैंने बताया 200 बीसी से 300 एडी में विभिन्न कला शैलियों ने जन्म लिया जो कि मौर्योत्तर काल के नाम से जानी जाती हैं। इनका आलोचनात्मक पुनरीक्षण करना है। विकास के लिए उत्तरदायी जो कारक थे सामाजिक और धार्मिक, इनका हमें मूल्यांकन करना है। ये तो आपने देख लिया पूरे प्रश्न का इनकोड वर्जन। ठीक, अब आप इसको लिखेंगे कैसे? तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये बताएं कि वास्तव में उस समय जो 200 बीसी से 300 एडी का टाइम पीरियड था वो मौर्योत्तर काल में आर्थिक समृद्धि ने स्थापत्य एवं मूर्तिकला के विकास को बढ़ावा दिया। अब आर्थिक समृद्धि से क्या हुआ कि सामाजिक संरचना परिवर्तित हुई, कई प्रकार के धर्मों का उदय हुआ, चाहे वो ब्राह्मण धर्म हो, आप उसमें देखोगे हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ बेसनगर का देखने को मिलता है। उसी समय आप देखोगे कर्म की शाखा, भक्ति की शाखा, ज्ञान की शाखा, अवतारवाद, ये सारी चीज़ें आते हैं। आप सामाजिक कारणों में देखोगे कि उस समय का जो समाज का ताना बाना है वो किस प्रकार डेवलप हो रहा होता है। मतलब आप कह सकते हो कि जातियों का उस समय संकरण, संकरण मतलब संकरण का क्या होता है कि जो निम्न जाति थी वो कैसे अपने आप को इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के माध्यम से डेवलप कर रही थी, और हुआ क्या कि उसका जो स्टेटस था वो काफ़ी बढ़ गया। क्लियर? तो इन्हीं सारी चीज़ों ने मिलकर विभिन्न कला शैलियों को जन्म दिया। और वो विभिन्न कला शैलियाँ कौन सी थीं? शुंग कला, गांधार, मथुरा और अमरावती। क्लियर? वात्सायन की पुस्तक कामसूत्र में भी हमें 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। कई बार क्या होता है कि एस्पायरेंट जब कामसूत्र का नाम सुनते हैं पुस्तक का तो उनको ये लगता है कि ये पुस्तक केवल और केवल कामुकता पे लिखी गई। इस भ्रम में आप बिल्कुल भी ना रहें। वात्सायन की जो कामसूत्र पुस्तक है उसमें नृत्य की विभिन्न शैलियों, संगीत और स्थापत्य की काफ़ी विविध जानकारी दी जाती है। यही चीज़ जब आप खजुराहो टेम्पल्स को देखते हो तो कभी कभी एस्पायरेंट को ये फील होता है कि वास्तव में उन टेम्पल्स में केवल कामुकताओं का ही चलचित्र किया गया है, जबकि कामुकता तो सिर्फ उसमें 10% चित्र हैं। 90% वहाँ पे जो चित्र हैं वो आम जनजीवन के हैं। वहाँ पे कई सारे ऐसे चित्र हैं जो नृत्य के, संगीत के, वाद्य यंत्रों के, इनके दिखाए गए। आप देख सकते हैं हमारी भारत दर्शन सीरीज का जो पार्ट 2 है वहाँ पर आप खजुराहो टेम्पल को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, हमने उसमें काफ़ी डिस्क्राइब करके बताया है। क्लियर? तो आप ये देख सकते हैं। साथ ही देखिए कि जो चित्रकला व मूर्तिकला है इसके दर्शन होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल मूर्तिकला ही हमें मिलती है, कला के क्षेत्र में चित्रकला भी मिलती है। हालांकि मूर्तिकला काफ़ी प्रगतिशील थी। जैसे हम गांधार शैली में देखते हैं कि यथार्थवाद की बात की जाती है, जबकि मथुरा शैली को आदर्शवाद बताया जाता है। गांधार शैली में जो निर्माण किया गया विषय वो भारतीय थे, लेकिन उनके जो विचार थे वो यूनानी थे। अब इसी को तुलना आलोचनात्मक हम कर रहे हैं। समझ गए कि जो विभिन्न कला शैलियां हैं उनमें क्या आलोचनात्मक है या क्या तुलनात्मक। एक ही चीज़ होती है तुलनात्मक और आलोचनात्मक, यही हमसे पूछा है। और यही आपको समझदारी रखनी है कि हमें आलोचना को कैसे तुलनात्मक करके बता देना है। क्लियर? फिर आप बताओगे जबकि मथुरा शैली में भावों एवं विचारों को मूल प्रधानता दी गई। जो गांधार मूर्ति है वो स्लेटी पत्थर पर की गई, जबकि मथुरा को लाल पत्थर पर किया गया। और जबकि हम अमरावती मूर्ति कला को देखते हैं वो पूर्णतः स्वदेशी रहती है, वो किसी भी बाद संस्कृत से प्रभावित नहीं होती। आंध्र प्रदेश के जगियापेटा, नागार्जुन कोंडा, महाराष्ट्र में तेर के स्तूप आदि में हमें इसकी मूर्ति कला के दर्शन होते हैं। इनके जो हाव भाव हैं या सौंदर्य की दृष्टि से ये सभी मूर्ति कला शैलियों से श्रेष्ठ मानी जाती है। इसमें जो धार्मिक तत्वों का समावेश है, खासतौर पर बुद्ध की मूर्तियों के साथ में न केवल धार्मिक तत्व हैं बल्कि लोकोन्मुखी तत्व की भी प्रधानता रही। लोकोन्मुखी तत्व का क्या मतलब कि लोगों के आम जनजीवन के चित्रों का भी चित्रांकन किया गया। लोगों की मूर्तियां बनाई गई, राजा महाराजा की मूर्तियां बनाई गई और उनको स्थापित किया गया। क्लियर?
अर्थात धर्म प्रधान की जगह मनुष्य प्रधान बात यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि वहाँ के समाज में व्यवसाय के प्रमुख होने के कारण थे। आप ये लिख सकते हो सामाजिक कारण क्या था, अर्थात सामाजिक कारण ने किस प्रकार अमरावती मूर्तिकला को प्रभावित किया। समझ गए। अभी हम लास्ट में इन सबका एक कंपाइल वर्जन देख लेंगे ताकि आप वास्तव में अपने उत्तर को गढ़ सकें। ठीक, अब आप देखिए कि है आलोचना। आलोचना जब आप करते हो तो बताओगे कि मात्र मूर्तिकला की प्रगतिशीलता मिलती है, जबकि चित्रकला व प्रदर्शन कला के साक्ष्य कम मिलते हैं। जैसे अजंता की गुफा, मूर्तिकला में भी हमें अधिक से अधिक बुद्ध की मूर्तियां मिलती हैं, जबकि अन्य धर्मों की या तो नगण्यता रहती है या तो कमतर होते हैं, चाहे शैव हो, चाहे जैन हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे ब्राह्मण हो। आप देखोगे सामाजिक व धार्मिक कारण क्या थे। धनी व्यापारियों की विभिन्न श्रेणियों एवं शासकों द्वारा प्रोत्साहन दिया गया। आर्य अनार्य का समायोजन किया गया। कृषि की नवीन संस्कृति ने शूद्रों को भी उन्नत बनाया। भूमिदान से ब्राह्मणों की स्थिति मजबूत हुई। राजाओं द्वारा धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया गया। कर्म भक्ति ज्ञान की कई सारी धाराएं उभर कर आईं। समझ गए। इन सब ने मिलकर क्या किया कि मूर्ति कला को या उस समय की कला की विविध शैलियों को डेवलप किया। अवतारवाद की मैंने आपको बात बताई, भागवत धर्म की बात बताई, बेसनगर का गरुड़ स्तंभ बताया, लक्ष्मी कुबेर की संकल्पना आई। अब लक्ष्मी कुबेर की संकल्पना कब आ सकती है, जब व्यापारी वर्ग का प्रभुत्व होगा। कहा क्यों जाता है कि कुबेर किसके पुजारी हैं, व्यापारियों के धन के। तो ये संकल्पना तभी आ सकती है। आप समझ गए कैसे इसका प्रभाव बढ़ा। और फिर आप निष्कर्ष में कह सकते हो कि इस काल की कला शैलियों ने परिवर्ती कालों जैसे गुप्त व चोल की कला संस्कृति के विकास में भी महती योगदान दिया। ऐसे आप निष्कर्ष हमेशा दिया करिए, क्योंकि इससे एग्जामिनर को लगता है कि आपको आगे की समयावधि का भी ज्ञान है। क्लियर। अब हम देखते हैं वास्तव में इस पूरे उत्तर को आपको लिखना कैसे है शब्दों की शैली में। क्लियर। अभी तो हमने पॉइंट फॉर्म में देखा, कई सारे एस्पायरेंट को लग रहा होगा सर शब्दों की शैली में हम कैसे लिखें। तो आप क्या करें, नीचे से शुरू करें। समझ गए। कई बार क्या होता है कि हमें प्रश्न को नीचे से शुरू करना पड़ता है। जरूरी नहीं होता कि हम अपने प्रश्न को शुरू से ही शुरू करें, हम नीचे से शुरू करेंगे। अब नीचे से जब हम शुरू करेंगे तो क्या बताएंगे, प्रश्न आपसे 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व। आप इसको इतना लंबा ना लिख के केवल लिखना मौर्योत्तर काल। क्लियर। तो एग्जामिनर समझ जाएगा हाँ आपने इनकोड किया। अब आप बताओगे कि मौर्योत्तर काल में उस सामाजिक और धार्मिक कारण कौन थे जिसके कारण उस समय की जो कला थी उसकी विभिन्न शैलियाँ डेवलप हुई। तो आप बताओगे मौर्यों के पतन के बाद मौर्योत्तर काल में कई सारे राजवंशों, चाहे शुंग, चाहे सातवाहन, चाहे कनिष्क या कुषाणों ने कई प्रकार के व्यापारियों को कई प्रकार के व्यापारियों को संरक्षण प्रदान किया। साथ ही उनकी जो धार्मिक नीति थी वो सहिष्णु होने के कारण कला की विभिन्न श्रेणियों को प्रमोट किया। इस काल में हम देखते हैं कि राजाओं के द्वारा भूमि अनुदान देने से कृषि की नवीन संस्कृतियों का डेवलपमेंट हुआ, जिसने शूद्रों को पहले की अपेक्षा उन्नत बनाया। साथ ही भूमि अनुदान की प्रणाली से ब्राह्मणों की स्थिति मजबूत हुई, जिस कारण उन्होंने कई प्रकार की धर्म की अवधारणाओं को या धाराओं को प्रमोट किया, जिसमें कर्म शाखा, भक्ति शाखा और ज्ञान मार्गी शाखा प्रमुख थी। इसके अलावा अवतारवाद की संकल्पना में भी कई सारी कला अभिव्यक्तियों को प्रमोट किया, जिसमें बेसनगर का गरुड़ स्तंभ प्रमुख है। वहीं हम देखते हैं कि कुषाणों के काल में आते आते उनकी कला शैली मूर्ति कला के प्रति कई सारी शैलियों को डेवलप करने में अमूल्य योगदान रहा, जिसके संदर्भ में गांधार शैली और मथुरा शैली प्रमुख है। साथ ही सातवाहनों के काल में कौन सी शैली, अमरावती शैली प्रमुख थी। अब आप गांधार शैली और मथुरा शैली का अंतर बता दोगे, साथ ही अमरावती के साथ उसकी तुलना कर दोगे और फिर आप अपना एक बेहतरीन निष्कर्ष दे दोगे। क्लियर। तो आप समझ गए कि हमें किस तरीके से इन शब्दों को गढ़ना है। क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, इसका उत्तर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आप ही के एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।